रुचि को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए एक दिन रुचि के पिता मोहन रुचि के लिए मिठाई लाते हैं और उसे मिठाई खिलाते हुए कहते हैं, अरे बिटिया मिठाई खाओ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पापा मिठाई तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों हो? अभी तो इलेक्शन का समय भी नहीं है जो इलेक्शन जीतने की खुशी हो। लेकिन फिर आखिर बात क्या है जो आप इतने ज्यादा खुश हो, मुझे भी बताओ ना। अरे मैंने तेरे लिए मौसम विभाग में बात करी है। अरे वहाँ पर तेरी नौकरी लगवा दी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तू नौकरी तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो तेरा कभी मन लगा नहीं, तो नौकरी कोई तेरे को खाक देगा। इस खातिर हमने अपना विधायक होने का फायदा उठाया और पैसा खिलाकर तेरे लिए नौकरी उठा लिया। अब तू ना नौकरी करेगी, समझे? लेकिन पापा आपने ऐसा क्यों किया? मुझे वहाँ नौकरी करनी ही नहीं है, मैं तो घर में ही खुश हूँ। फिर भी आपने मेरी वहाँ अगर नौकरी लगवा दी है, फिर भी आपने मेरी वही नौकरी लगवा दी। मैं आपको घर में अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? मैं नहीं जाऊंगी और नौकरी करने तो बिल्कुल भी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अगर आपको अपनी विधायकी छोड़ के ये नौकरी करनी है तो आप कर लो, लेकिन मैं नहीं करूँगी। अरे पागल हो गई है का? अरे इतनी अच्छी नौकरी लगवाए हैं तेरे को, अरे सरकारी है, थोड़ी बहुत मेहनत करेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तेरा बाप ने इतनी मेहनत किस नौकरी को लगवाने के लिए, तो तू थोड़ी मेहनत नहीं कर सकती? तुझे दिक्कत हो रही है? अरे थोड़ी मेहनत करेगी तो तरक्की भी मिलेगी। और बात रही शादी की, अरे क्या बोलेंगे बोलो कि विधायक की बेटी अनपढ़ है। पापा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे विधायक की बेटी अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और आपने मेरी नौकरी लगा दी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, मैं बता रही हूँ, मैं नौकरी करने नहीं जाऊंगी। अरे ऐसा कैसे नहीं जाएगी? तेरा बाप भी जाएगा। अरे इतनी कोशिश करके नौकरी लगवाए है और तू नौकरी में नखरे दिखा रही है। अरे जाना तो पड़ेगा तुझे नौकरी करने के लिए। कल से ना ज्वाइन कर लियो, वरना एक बात याद रख, अगर नौकरी नहीं करेगी ना तो अच्छे घर का रिश्ता नहीं मिलेगा और पूरे दिन की बर्तन घिसना पड़ेगा, सोच ले। अपने पिता की बात को रुचि मान लेती है और नौकरी के लिए भी तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद रुचि को नौकरी की जानकारी मिलती है और वो नौकरी करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकलता है और कुछ दिन बाद रुचि को देखने विनोद नाम का लड़का अपनी माँ भावना के साथ आता है और भावना को रुचि बहुत सुंदर लगती है। उसे देखकर वो कहती है, भाई साहब आपकी बेटी तो सच में बहुत ही खूबसूरत है, हीरा है हीरा। मुझे तो देखकर ही पसंद आ गई। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। अब आप बता दीजिए, आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना? क्योंकि मुझे बहू चाहिए तो रुचि ही। अरे ऐसे कैसे बातें कर रही हो बहन जी? आपका बेटा भी तो इतना अच्छा है। अरे विनोद कितना अच्छा कमाता है और मुझे काफी पसंद भी है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि रिश्ता आगे बढ़े। अरे आप शादी की बात बढ़ाइए। जी पिताजी, मुझे भी विनोद पसंद है। बाकी आगे जो भी करना है वो आपकी मर्जी है, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। सच में भाई साहब आपकी बेटी बहुत ही समझदार और गुणी है। मुझे तो काफी पसंद आई, कैसे अपने पिता की बात को ही मान लिया इसने। वैसे मौसम विभाग में काम करती है ना आपकी बेटी? मौसम की तो सभी जानकारी रहती होगी आपकी बेटी को। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बेटी तो मेरे मौसम की सारी जानकारी रखती है। अभी कुछ समय पहले वहाँ पर नौकरी लगी इसकी, बड़ी ही खुशनसीबी थी हमारी। अरे बहुत समझदार बेटी है ना। अरे अपने दम पर नौकरी पाया है इसने। और एक बात बताएंगे बहन जी, हमारी बेटी तो हमको कोई काम ही नहीं करने देती। अरे सारा काम तो खुद ही कर लेती है। बहुत गर्व होता है कि हमारी बेटी इतनी समझदार है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे भी मौसम विभाग में काम करने वाली बहू मिलेगी, मुझे भी तो कितना गर्व होगा। भाई साहब अब हम जल्दी से रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। जितनी जल्दी रिश्ता हो जाए, बात आगे बढ़ जाए, पंडित जी से हम तारीख निकलवा लेंगे और उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि देरी का काम मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दोनों परिवार आपस में बात करके शादी की तारीख तय कर देते हैं। कुछ दिनों बाद रुचि की शादी विनोद से हो जाती है। शादी के बाद रुचि वहाँ पर यानी कि अपने ससुराल में आ जाती है और कुछ ही दिनों में अपने घर को भी संभाल लेती है। ये सब देखकर भावना को बहुत अच्छा लगता है। भावना अपनी बहू की तारीफ करते हुए रुचि से कहती है, बहू सच में जब से तू आई है ना, तब से हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तूने अच्छे से घर को संभाल लिया है, हमें संभाल लिया। लेकिन बहू तू शादी के बाद से अभी तक अपनी नौकरी पर क्यों नहीं जा रही है? तू नौकरी कब से शुरू करेगी अपने मौसम विभाग वाली?
माँ जी, शादी के लिए मैंने कुछ महीने पहले ही छुट्टी ली थी। अब तो शादी हो गई है, तो मुझे 1 तारीख से वापस काम पे जाना है। पर माँ जी, अगर आप चाहे तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो छोड़ भी दूंगी। मेरे लिए सबसे ऊपर मेरा परिवार है, बाद में नौकरी है। अरे नहीं नहीं बहू, छोड़ना बिल्कुल भी मत। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बहू बेटे दोनों ही साथ कमाए, कोई भी किसी पर निर्भर ना हो, क्योंकि आजकल तो यही होता है ना कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती, खुद को भी ज्यादा तैयार करते हैं कि वह शादी के बाद भी काम करे। और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है शादी के बाद अगर काम करेंगे तो, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बहू आत्मनिर्भर है। कुछ ही दिनों बाद रुचि वापस से अपनी नौकरी पर जाने लगती है। भावना भी काफी खुश होती है और वो पूरे मोहल्ले में अपनी बहू के बारे में बता देती है और सभी से वो मौसम विभाग में काम करने वाला बहू का गाना ही गाती रहती। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन विमला भावना के घर पर आती है और भावना से कहती है, अरे भावना, क्या बात है, तेरी मौसम विभाग वाली बहू कहाँ है आजकल? उसको बुला तो और उससे पूछ कि आज मौसम कैसे रहने वाला है, क्योंकि मुझे आज कहीं बाहर जाना है। उससे ना पूछ ले कि रास्ते में तेज धूप होगी या बारिश होगी, तब मैं सोचूंगी कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। मेरी बहू मौसम विभाग में काम करती है तो वहीं पर होगी ना। अच्छा, उससे फोन लगा के तो पूछ कि आज का मौसम कैसा रहेगा, कि बारिश होगी या धूप होगी, क्योंकि मुझे ना अपनी बेटी के लिए ना रिश्ता देखने जाना है। विमला के कहने पर भावना अपनी बहू से मौसम का हाल पूछती है। उसके बाद वो विमला को बताती है, मेरी बहू कह रही है कि आज का मौसम काफी सुहाना रहेगा, कहीं कहीं बरसात के अनुमान नहीं है, तो तू जा सकती है। भावना की बात सुनकर विमला अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने चली जाती है। कुछ ही दूर जाने पर बहुत जोर की बारिश होती है और विमला नाले में गिर जाती है। जैसे तैसे वो घर पर आती है, लेकिन अपने घर जाने से पहले वो सीधा भावना के घर जाती है। विमला को ऐसे नाले का कीचड़ लगा देखकर भावना कहती है, क्या हुआ तुझे, ऐसे भीगी हुई क्यों है? तेरी बहू ने मुझे गलत बताया मौसम की जानकारी, क्योंकि मैं बिना छाते के गई थी बाहर इतनी तेज बारिश हुई है कि मैं नाले में गिर गई, और ये सब न तेरी बहू की वजह से हुआ है। उसने मुझे गलत जानकारी दी मौसम की। ऐसा मेरी बहू की क्या गलती है? मेरी बहू ने तो अनुमान लगाकर ही तुझे बताया था ना, और अगर अनुमान गलत लग गया तो उसमें उसकी क्या गलती है? सबका ही गलत लग जाता है कभी कभी। और रही बात भीगने की, तो वो तो तेरी गलती है ना, तुझे छाता लेकर जाना चाहिए था। ऐसे एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। जब भी कोई भावना से मौसम का अनुमान पूछता तो रुचि जो भी बताती वो हमेशा गलत ही निकलता। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और जो भी वो कुछ बोलती उसका उल्टा ही हो जाता। कुछ दिनों बाद रुचि रोते हुए घर आती है। ये देखकर भावना उससे कहती है, क्या हुआ बहू, रो क्यों रही है? माँ जी, मैं मौसम विभाग में ना हमेशा गलत जानकारी देती थी, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया। चलो शुक्र है उन्होंने तुझे खुद निकाल दिया, वरना मैं तुझे बोल नहीं रही थी तो अपनी नौकरी छोड़ दे, क्योंकि एक भी मौसम विभाग की जानकारी तूने सही नहीं दी है। मौसम विभाग में काम करने वाली बहू बस घर में ही काम करने लगती है, क्योंकि उसके अनुमान तो सारे गलत ही होते हैं। और गलत हो भी क्यों ना हो, क्योंकि पढ़ लिख कर उसने ये नौकरी हासिल थोड़ी की थी, बल्कि अपने पिताजी की सत्ता की वजह से उसको ये नौकरी मिली थी। सुरभि सुबह हॉल में सबके लिए चाय लेकर आती है। तभी उसकी सास सुमित्रा अपने छोटे बेटे अक्षित के बारे में सुरभि से पूछती है। बहू, अक्षित कहाँ है? अभी तक जागा नहीं क्या? माँ, उससे क्या पूछ रही हो? वो तो रसोई से आ रही है। अरे बहू, भाभी है उसकी, और भाभी को देवर के पल पल की खबर रहती है। हाँ सासू माँ, वो कल देर रात तक बेचारे काम कर रहे थे ऑफिस का, इसीलिए। हाँ तो ऑफिस का काम घर पे करने की क्या जरूरत है? उस काम की अलग से सैलरी उठाता है क्या? नालायक को दुनियादारी की समझ नहीं है। आप भी ना बिन सोचे समझे कुछ ही बोल देते हो देवर जी को। आप लोग चाय पीजिए, मैं उन्हें जगा कर आती हूँ। अरे नाश्ता तैयार है या नहीं? सुरभि मानव की बात को अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही अक्षित के कमरे में जाती है तो देखती है कि अक्षित एक प्यारी सी स्माइल के साथ बेड पर सोया हुआ है। तभी वो उसके पास जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, जनाब कैसे बच्चों की तरह सो रहे हैं? देवर जी, अरे उठिए। भाभी, कितनी प्यारी आवाज है आपकी। अच्छा, तो मेरी आवाज सुनने के लिए अब तक आंखें बंद करके लेटे हुए थे, और बाहर आपके भैया गुस्सा कर रहे हैं। भाभी, उनको गुस्सा करने के अलावा आता ही क्या है? पता नहीं है आपने गुस्सैल भैया से कैसे शादी कर ली। अच्छा जी, तो क्या आपसे शादी करती? उठो और फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। इतना कहकर सुरभि वहाँ से जाने लगती है। तभी अक्षित उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच कर कहता है, वैसे आप कर सकती थी मुझसे शादी। अच्छा
अच्छा जी, पीछे हटो बदमाश। इतना कहकर वो उसे जोर से धक्का देकर बेड से गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में सभी हॉल में टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि तभी सुमित्रा एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, इस लड़की से तो अक्षित के रिश्ते की बात चलाई है मैंने। बहुत सुशील और संस्कारी है लड़की, मुझे तो एक ही नजर में भाग गई। अब तुम लोग अपनी राय बता दो। इस पर राय लेने जैसा क्या है? सासू माँ, मुझे देना फोटो जरा, मैं भी तो देखूं अपनी होने वाली देवरानी को। हाँ माँ, अगर आपको और भाभी को पसंद है तो मेरी तरफ से भी बात पक्की कर दो। सासू माँ, वैसे भी इसकी फोटो देखकर लग रहा है कि कितनी मॉडर्न होगी। आपको नहीं लगता हमें एक आध जगह और रिश्ता देकर ही शादी का सोचना चाहिए? वैसे भी अभी देवर जी की उम्र ही क्या है। बहू, तुझसे ज्यादा अनुभव है मुझे, और मेरी मान तो यही शादी की सही उम्र होती है। अपने बड़े बेटे की सही समय पर शादी की तो तू इस घर में आई है। सासू माँ, मैं तो बस। सुरभि, तुम बहस मत करो, माँ जो कह रही है सही है। तुम लंच दो मेरा, मुझे देर हो रही है। जब बुढ़िया को खुद ही चलानी होती है तो ये सबसे पूछती क्यों है? लाती हूँ लंच। इतना कहकर वो रसोई से लंच लाकर मानव को पकड़ाती है और अक्षित भी मानव के साथ ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। समय बीतता है और अक्षित की शादी उसी फोटो वाली लड़की आशिका से हो जाती है। गृह प्रवेश की रस्म के बाद जब अक्षित और आशिका कमरे में जा रहे थे, तभी कुमकुम की थाली लिए पीछे चल रही सुरभि के पैर में अचानक मोच आ जाती है। आउच! सासू माँ, क्या हुआ? बहू तू ठीक तो है ना? पैर में अचानक की मोच आ गई सासू माँ। भाभी, कहीं आपका पैर तो नहीं मुड़ गया? चलिए मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं देवर जी, आप देवरानी जी के साथ कमरे में जाइए, मैं ठीक हूँ। सासू माँ, ये थाली लीजिए। जैसे ही सुरभि सुमित्रा को थाल पकड़ाकर आगे बढ़ने लगती है तो दर्द के कारण जमीन पर गिर जाती है। तभी अक्षित उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है तो सुरभि के चेहरे पर मुस्कान आती है। ये देख आशिका को कुछ अजीब सा महसूस होता है। समय बीतता है, मानव बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर चला जाता है। एक रोज जब अक्षित नहाकर बाहर आता है तभी सुरभि उसके कमरे में आती है तो आशिका कहती है, जेठानी जी आप यहाँ? अक्षित शर्ट पहनो जाकर। देवर जी ऐसे ही हैं देवरानी। हाँ तो जेठानी जी, आपको भी नॉक करके आना चाहिए था। ऐसा है तो देवरानी जी, तुम्हें ही दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मुझे खुले दरवाजे पर नॉक करने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए जेठानी जी, क्योंकि अब आपके देवर कुंवारे नहीं रहे। वैसे आने का कोई खास कारण? वो सासू माँ ने देवर जी को नीचे बुलाया है, यही कहने आई थी। इतना कहकर सुरभि वहाँ से चली जाती है और हॉल में आकर खुद से कहती है, 4 दिन नहीं हुए इस देवरानी को आए और ये मुझसे इस तरह बात कर रही है। इसे क्या पता देवर जी की जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। कुछ दिनों में इसको अपनी जगह समझ ही आ जाएगी। एक रोज छुट्टी के दिन घर का काम खत्म करने के बाद आशिका अक्षित को कहती है, सुनिए ना, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, आज मौसम भी बहुत अच्छा है। मौसम तो आजकल रोज ही अच्छा रहता है आशिका, लेकिन मेरी छुट्टी तो एक ही दिन होती है। किसी और दिन प्लान बनाकर चलेंगे। क्या अक्षित, तुम नहीं सोचते क्या कि हमें अकेले में थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए? मैं कौन सा हनीमून पर चलने की कह रही हूँ। सही तो कह रही है बहू नालायक। माँ कब आई? ये फालतू की बातें छोड़ और बहू को घुमा ला बाहर। बेचारी कभी किसी से कुछ नहीं कहती है, तुझसे बोलती है, तू उसकी सुनता नहीं है। देवर जी, अरे यहाँ आए आप। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, राशन लाने जाना है मुझे। चलिए बाइक निकालिए। अरे हाँ, आपने सुबह ही तो कहा था, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। पर अक्षित आशिका की बात नहीं सुनता और चाबी लेकर उसकी जेठानी के पीछे चल पड़ता है। आशिका भी दरवाजे तक जाती है तो देखती है कि सुरभि अक्षित को कसकर पकड़कर उसकी बाइक पर बैठी है और कुछ ही देर में दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो खुद से कहती है, ये जेठानी जी अपने देवर के कुछ ज्यादा ही करीब हैं। मतलब मुझे घुमाने के लिए इतनी छुट्टियां बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन जेठानी जी के साथ राशन लाने के लिए अपनी छुट्टी बर्बाद होने की परवाह नहीं करते। कहीं मेरी जेठानी का अपने देवर के ही संग कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? नहीं, ऐसा है तो मुझे पता लगाना ही होगा। अपनी जेठानी की हरकतों और अपने पति का अपनी जेठानी के प्रति झुकाव देखकर आशिका को दोनों के बीच चक्कर चलने का शक होता है, जिस बारे में वो अपनी सास से बात करती है। लेकिन उसकी ऐसी सोच पर सुमित्रा उल्टा उसे ही खरी खोटी सुनाती है। एक बार रात के खाने के समय जब आशिका अक्षित को खाना परोसने जा रही थी, तभी सुरभि उसे साइड करते हुए खुद अक्षित को खाना परोसती है। साथ ही खाते वक्त जब अक्षित के होठों के पास चावल लगता है
तो वो उसे अपने हाथों से बड़े प्यार से साफ करती है। ये देखकर आशिका के साथ उसकी सास भी हैरान रह जाते हैं। जेठानी जी, हद में रहिए अपनी। मैं तो बस देवर जी का बच्चा नहीं है तेरा देवर बहू, ये क्या हरकत कर रही है? सासू माँ, मैंने कहा था ना आपसे, जेठानी जी अपने देवर के साथ ही चक्कर चला बैठी हैं। देख रही हैं ना इनकी नजदीकियाँ। नजदीकियाँ तो है देवरानी जी, फिर तुम इसे चक्कर समझो या कुछ और, क्योंकि देवर जी की जिंदगी में तुमसे ज्यादा मायने मैं रखती हूँ। बस कीजिए भाभी, ये आप क्या बोली जा रही हैं? माँ, ऐसा कुछ नहीं है, भाभी के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचता मैं। देवर जी, इसमें सोचने जैसा क्या है? मैं आपको पसंद करती हूँ, इसलिए आपके करीब रहना चाहती हूँ, और आप भी तो। भाभी, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? आशिका मेरी पत्नी है और उसकी कसम, मैंने आपको हमेशा भाभी माना है। मैं नहीं जानता था आप मुझे लेकर ऐसा कुछ सोचती हैं। हाय दैया, ये सब क्या चल रहा है? मुझे लगा छोटी बहू की कोई गलतफहमी होगी, लेकिन बड़ी बहू तेरे मन में ही खोट है। इसमें खोट कैसे सासू माँ? किसी को पसंद करना गलत तो नहीं है। लेकिन जेठानी होकर अपने ही देवर पर डोरे डालना गलत है। जेठानी जी, आपके चक्कर में मैं अक्षित जी को गलत समझ बैठी। आप दोनों के बीच कोई चक्कर है, ये मान बैठी। इस तरह पता चला कि आशिका का शक पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ हद तक जायज था, जिसके बाद शर्मिंदगी के चलते सुरभि कुछ नहीं कहती, तो सुमित्रा गुस्से में उसे उसके मायके भेज